कैश ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। पॉइंट नंबर 47। पॉइंट नंबर 47 हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बुक देना तो बुक है। हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? पानी का कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस। ठीक है, कौन बता पाएगा लॉजिक कैपिटल में प्लस होने का और कैपिटल में माइनस होने का? रीजन क्या होता था इक्षित? रीजन ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। चेष्टा, काशवी, श्रद्धा। रीजन नहीं पता, कौन बता पाएगा रीजन? नहीं, ऐसे तो नहीं पढ़ाया था मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो सही बता रहे हो, कैपिटल प्लस माइनस, लॉजिक लेकिन कोई सही नहीं बताया है। देखना लॉजिक क्या आता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस जैसे बाहर वालों से अगर पैसा लेता है, सपोज बैंक से लोन लेता है, तो बैंक लोन के ऊपर बिजनेस जो है इंटरेस्ट पे करेगा, और वो इंटरेस्ट क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दुकान और बिजनेस अलग अलग, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। अब अगर बिजनेसमैन से पैसा लिया है बिजनेस, दैट इज कैपिटल, तो इस पैसे के ऊपर वो बिजनेसमैन को भी क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, राइट। तो जैसे एक बिजनेस अगर बैंक से पैसा लाता है, तो उस बैंक लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक उसी तरह अगर बिजनेस अपने ओनर से पैसा ला रहा है, तो ओनर को वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल से माइनस। ये क्लियर है? कैपिटल से माइनस क्यों हो रहा है एक्सपेंस से बोल के। दूसरा, ये पैसा इंटरेस्ट का किसको देंगे हम? ओनर को। तो ये पैसा हमको ओनर को देना है, तो पैसा देना है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, कैपिटल प्लस। तो कैपिटल माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है, इसीलिए माइनस। और कैपिटल प्लस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पैसा हमको देना है, लाइबिलिटी है हमारे लिए। तो कैपिटल भी लाइबिलिटी है ही, इंटरनल लाइबिलिटी है, उसी में जोड़ देंगे इंटरेस्ट का पैसा भी देना है बोल, राइट। तो एक्सपेंस से बोल के माइनस हुआ, और पैसा देना है फ्यूचर में, कैपिटल का पैसा वापस करना है, कैपिटल बढ़ेगा तो पैसा, ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा, तो कैपिटल बढ़ा तो वो प्लस हुआ। क्लियर है ये? दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, नाउ इन जर्नल क्या हम एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करते हैं जर्नल्स में? सैलरी पेड, वो अभी हम पढ़ेंगे, मतलब कैश में विड्रॉ कर लिया बोल रहे हो? कैश में विड्रॉ अलाउड ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में ही प्लस रहता है, कैपिटल से ही माइनस होता है, कैश में हम नहीं देते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो एक्सपेंस होता था उसको कैपिटल से माइनस करते थे, लेकिन जर्नल चैप्टर के अंदर जैसे सैलरी पेड है, कैपिटल कम नहीं होता, सैलरी नाम का एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, राइट।
सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब अकाउंट इसका एंट्री क्या होगा? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कैपिटल से माइनस कर देते थे एक्सपेंस से बोल के, यहाँ एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। क्लियर है ये? दूसरा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्लासिफिकेशन कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है, कैश भी बता दे रहा हूँ ना, लास्ट में बता दे रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ा तो डेबिट हुआ। ये क्लियर है? दूसरा, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल कैपिटल है, बढ़ेगा, क्रेडिट हुआ। क्लियर है? तो जो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में हो रहा था वही सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, खाली फर्क क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करते थे, यहाँ पे एक्सपेंस को एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर। ठीक है, जैसे वहां सैलरी दिए तो कैपिटल माइनस कर देते थे, यहाँ सैलरी एक्सपेंस से बढ़ेगा, डेबिट, ऐसे पढ़े हैं हम। इसीलिए यहाँ पे ये वाला ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, बाकी ये तो सेम ही है। क्लियर है? लिखो। रेवेन्यू उतना का उतना ही है। अब जो, चलो इससे देखो, ये तो कैपिटल प्लस हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट अगर कम हुआ तो कम प्रॉफिट बाद में जाके कैपिटल में प्लस होगा। तो इनडायरेक्टली कैपिटल से माइनस नहीं हुआ ये, इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, ये प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, मतलब इनडायरेक्टली कैपिटल में कम प्रॉफिट ऐड होगा बाद में। कैप ऐड मतलब माइनस फ्रॉम कैपिटल ही हो रहा है बेसिकली, इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था कि जो पैसा मालिक विड्रॉ किया है बिजनेस से, उस पैसे के ऊपर हम मालिक से इंटरेस्ट देंगे। राइट? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता था इसका? कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस। ठीक है, लेकिन लॉजिक अलग था। कैपिटल में प्लस क्यों होता था? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है, कमाई है, मालिक से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। एज अ बिजनेस वी आर टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द ओनर, इट इज एन इनकम, इनकम इज एडेड टू द कैपिटल। ये पैसा हमको मालिक से लेना है, तो जो पैसा हमको मालिक को देना है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो जो पैसा लेना है वो कैपिटल से माइनस कर रहे हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मुझे श्रेयस को 50,000 देना है और मुझे श्रेयस से 10,000 लेना है, तो मैं 50 माइनस 10, 40 देना है लिख सकता हूँ कि नहीं? वैसे ही कैपिटल का 50,000 देना है मालिक को, और मालिक से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है 10,000, तो मैं नेट में लिख सकता हूँ 50,000 माइनस 10,000, 40,000 देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्या करते थे? क्योंकि पैसा देना है तो कैपिटल से माइनस। क्लियर है ये? अब जर्नल के अंदर इनकम को कैपिटल में प्लस नहीं करते, इनकम को इनकम के नाम से लिखते हैं। जैसे रेंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट करते हैं रेंट रिसीव्ड को, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड को, कैपिटल को प्लस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल में प्लस नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का अकाउंट खुलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है, कमाई है, कमाई बढ़ेगा, क्रेडिट।
ये वही का वही रहेगा। क्लियर है ये? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये पैसा हमको देना है तो कैपिटल में जोड़ दिए, देना है बोल के। ये पैसा हमको लेना है, कैपिटल से माइनस कर दिए, लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 49। हम्म इसका जो है, जैसे आज हम किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, सोच लो 1 करोड़ रुपए लगाए हैं। ठीक है, सोच लो मालिक एक दुकान खोला 1 करोड़ रुपए लगा के। ठीक है, अब ये 1 करोड़ रुपए के ऊपर सोच लो मालिक कमाया 20 lakhs, साल का 20 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ऐसे दिखने से लग रहा है कि 20 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ बिजनेस से, है ना। 1 करोड़ रुपया लगाया था एज अ कैपिटल और 20 लाख रुपया कमाया प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपया मालिक बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करके किसी को ब्याज में दे देता, किसी को इंटरेस्ट पे दे देता ये 1 करोड़ रुपया, तो भी 12% तो उसको मिल ही जाता साल का। तो 12 लाख रुपया तो मिल ही जाता उसको। अगर बिजनेस में 1 करोड़ रुपया नहीं इन्वेस्ट करके, ये 1 करोड़ रुपया सोच लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं बिजनेस लगाऊंगा, बिजनेस खोलूंगा, बिजनेस में लगाऊंगा 1 करोड़, 20 लाख रुपया आएगा, कमाई होगा। ये 1 करोड़ रुपया का मैं बिजनेस में नहीं लगा के, इसको बिजनेस नहीं शुरू करके इस 1 करोड़ रुपया को बैंक में रख दूं, तो भी साल का मुझे 12 लाख रुपया ब्याज आएगा। तो ये जो दिख रहा है कि 20 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस से, ये सही प्रॉफिट नहीं है। रियलिटी में बिजनेस से हमको सिर्फ 8 ही लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। 12 लाख रुपया तो हम ऐसे भी कमा लेते, है ना। अगर ये 1 करोड़ रुपया बिजनेस में नहीं लगा के अगर मैं बैंक में रख देता, तो भी तो 12 लाख रुपया आ ही जाता। तो बिजनेस से कितना कमा रहा हूं? 8 लाख रुपया कमा रहा हूं बिजनेस से एक्स्ट्रा। इसी वजह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। 20 लाख का जो प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 12 लाख रुपया माइनस करते हैं, ताकि हमको सही प्रॉफिट पता चले बिजनेस का, दैट इज 8 लाख रुपये। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हमको लगेगा 20 लाख रुपया कमाए, लगेगा बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन 20 लाख रुपया बिजनेस करके कमा रहे हो, बिजनेस नहीं भी करते तो भी 12 लाख कमाते, तो फिर बिजनेस से कितना कमाई हुआ? 8 लाख ही हुआ एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम आईओसी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रियल बात तो देखो ये है कि मालिक अपने आप को थोड़ी इंटरेस्ट देना लेना कर रहा है, ये हिसाब के लिए है। 20 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख तो ऐसे भी कमाते, तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा 8 लाख हो रहा है, इसलिए आईओसी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईओसी रिकॉर्ड करने से सही प्रॉफिट पता चलेगा 8 लाख। आईओसी नहीं लिखूंगा ना तो प्रॉफिट 20 लाख दिखेगा, लेकिन आईओसी लिखूंगा 12 लाख का उसमें एक्सपेंस बोल के, तो प्रॉफिट फिर 8 लाख दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या यूज है इसका? ठीक है, जनरली 12% है बोल के मैं ले लिया, यूजुअली बैंक में जितना मिलता है उतना यूजुअली मानते हैं आईओसी। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उस पर टैक्स नहीं कटता। अब जो बिजनेस है, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, 12 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, 8 लाख पे टैक्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 49, राइट। वो 12 लाख के ऊपर बिजनेस अब टैक्स नहीं भरेगा। ये 12 लाख रुपया ओनर का पर्सनल इनकम हुआ, उसके ऊपर भी ओनर टैक्स भरेगा अलग से, बिजनेस टैक्स नहीं भर रहा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 49, बिजनेस बाकी 8 लाख पे भरेगा। ठीक है, जैसे रिलायंस 8 लाख पे भरेगा, मुकेश अंबानी 12 लाख पे भरेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 49,
हाँ पर्सनल टैक्स लगेगा उस पर, बिजनेस का नहीं है वो, ठीक है। परचेज्ड कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेपर वर्थ 1000। 1 लाख रुपए का हम छोटा मोटा सामान खरीदे, ऑफिस में लगता है, बिजनेस में कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेपर, ये सब लगता रहेगा, नोटबुक वोटबुक लगता रहेगा। तो हम इसको सीधा लिखेंगे इन द नेम ऑफ स्टेशनरी, राइट। तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट, पैसा गया, कैश क्रेडिट, ठीक है, एंट्री। क्लियर, नेक्स्ट। पेड कार्टेज या कैरेज, कार्टेज या कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है, एंट्री। कार्टेज या कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 51, एमोटाइजेशन। कैरेज मतलब ये भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, जैसे कूली हो गया, ऑटो हो गया, ये सब कैरेज या कार्टेज एक ही बात है। नेक्स्ट, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन इज सेम एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है उसको बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, है ना। रियलिटी में फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट is called as depreciation, and fall in the value of intangible fixed asset is called as amortization, ठीक है। दोनों ही एक ही चीज है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ही है दोनों, बट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल्स भी हो सकता है। टेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसको एमोटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर का वैल्यू कम हो रहा है, दिस इज डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। एमोटाइजेशन का मतलब होता है कोई इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होना, दैट इज कॉल्ड एज एमोटाइजेशन। अब इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कैसे कम हो सकता है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स का एक एग्जांपल है कॉपीराइट। कॉपीराइट है कि ये बुक मेरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कोई ऑथर कोई नॉवेल लिखा है, जैसे टी.एस. ग्रेवाल बुक लिखा है, तो ये कोई कॉपी नहीं कर सकता, दिस इज कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पता है, कोई ब्रांड का लोगो हो गया, जैसे एचपी का लोगो है, सैमसंग का लोगो है, hyundai सुजुकी का लोगो है, वो लोगो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, दिस इज ट्रेडमार्क, ठीक है। पेटेंट्स, पेटेंट्स है कोई काम को करने का तरीका, जैसे कोका कोला बनाने का तरीका, थम्सअप बनाने का तरीका, उनका यूनिक इंग्रेडिएंट्स है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तुम बाजार से थम्सअप खरीद के इंग्रेडिएंट्स देख के सेम थम्सअप नहीं बना सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, अलाउड इन मेडिसिन में होता है। कोई मेरा इन्वेंशन है, मैं कोई ऐसा मेडिसिन बनाया हूँ जिससे कोई पर्टिकुलर बीमारी ठीक होता है, मैं उसका पेटेंट करा सकता हूँ, कोई दूसरा कंपनी ये फॉर्मूला से मेडिसिन अब नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये सबको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नहीं नहीं नहीं, पेटेंट्स जो होता है वो तो पहली बात, पेटेंट्स अलाउ ही तब होता है जब तुम्हारा कोई ओरिजिनल इन्वेंशन है जो कि पहले कभी हुआ नहीं है, पहली बात तो इन्वेंशन होना चाहिए। दूसरी बात,
वो तो नहीं नहीं, वो तो देखो पहली बात तो वो इलीगल है भी नहीं, और दूसरी बात वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। अगर हम कमर्शियली बेच रहे हैं बना के, तो ही तो कंपनी को पता चलेगा, कंपनी एक्शंस लेगा। अगर हम खुद बना के पी रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चलेगा बेसिकली, है ना। पेटेंट्स का वायोलेशन तब होगा जब हम उनका फॉर्मूला कॉपी करके उनके टाइप के प्रोडक्ट्स बना के वो कमर्शियली मार्केट में प्रॉफिट में बेच रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये। तो अगर इन सब का वैल्यू कम हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन, ठीक है, क्लियर है ये। जैसे पेटेंट 5 साल के लिए मिला है खाली, जैसे बहुत सारा न्यू इन्वेंशन है तुम्हारा, तो तुमको 10 साल के लिए पेटेंट मिला, 10 साल तुम बनाओ, 10 साल बाद सब बनाएंगे फिर, ठीक है। तो 10 साल में हर साल तुम्हारा पेटेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है, धीरे धीरे इन्वेंशन का वैल्यू कम होता जा रहा है, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब ये पेटेंट का वैल्यू, ट्रेडमार्क का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो क्लास 12th में गिवन है, ठीक है। तो अभी कैसे कैलकुलेट होता है अमाउंट वाइज वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम सिर्फ जान पाएंगे कि इसका वैल्यू कम होने को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो एमोर्टाइजेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है वैसे एमोर्टाइजेशन हमारे लिए एक्सपेंस है। तो डेबिट होगा, और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा। कौन सा एसेट? इंटेंजिबल एसेट्स। तो एंट्री होगा एमोर्टाइजेशन टू इंटेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन का भी यही एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है, क्लियर है ये। लास्ट 52 है लास्ट, लेकिन नाम है ओपनिंग एंट्री, देख रहे हो, आखिरी है लेकिन नाम इसका ओपनिंग एंट्री है ना। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? बस आखिरी है ये, ठीक है, देखना। ओपनिंग एंट्री पहले फिर से बता दूं एक बात जो मैं बीच में भी बोला था, कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में 52 जर्नल होता है जो मैं पढ़ा दिया और दुनिया में कोई जर्नल नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जर्नल के। जर्नल इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जिंदगी भर जर्नल ही पढ़ना है। क्लास 12 का 50% सिलेबस जर्नल है, ठीक है। तो जर्नल कभी खत्म नहीं हो सकता, हम जितना हमारे सिलेबस में है, बुक में है, उतना पढ़ सकते हैं। कोई एग्जाम में कोई नया जर्नल आ सकता है, कोई क्लास में कोई नया पूछ लिया, यू हैव टू थिंक। मैं प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे सोचते हैं, ठीक है। तुमको सोचना है और उसका आंसर बताना है, जो कि इजी होगा अगर हम सोच पाए तो। जो लिस्ट नहीं है ये कोई कि 52 होता है और उसके बाद और कुछ होता ही नहीं है, ये मैक्सिमम जो होता है वो सब कवर हो गया है, ठीक है। इसी टाइप का होता है, कुछ अलग टाइप का नहीं होता, ठीक है। देखना, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है देखना। आज जैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अभी ईयर चल रहा है 1/4/25 और ख़त्म होगा ये 31/3/26 को, ठीक है। ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वही खाता है, सोच लो, इसको सोच लो। ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं सब लिख रखा हूँ, सारा जर्नल लिखा हूँ, सारा आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है लेजर वो लिखा हूँ, सब प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, और 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद, ठीक है। अब नया साल नया बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, ये तो भर गया भाई, पेज खत्म हो गया, कहाँ बनाऊंगा और। तो नया साल नया बही खाता चालू होगा, तो मैं एक नया बही खाता लाया, नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया, ये चालू किया हूँ 1/4/26 से, और इसको लिखूंगा इसमें 31/3/27 तक का ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इस बही खाता से, पुराने बही खाता से कुछ हिसाब हमको नए बही खाता में लेके जाना पड़ेगा। किससे पैसा मिलने वाला है, किससे पैसा देने वाले हैं, ये सब हिसाब 31 मार्च को होगा। इस 31 मार्च के दिन कुछ डेटर्स होंगे हमारे जिनसे पैसा मिलने का है, कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे जिनको हम पैसा देने वाले हैं, कुछ लोन भी होगा अपना, कुछ एसेट्स भी होंगे हमारे पास। तो ये सब हिसाब किताब यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब का जो बैलेंस है उसको इस बही खाता में लेकर आना पड़ेगा, राइट। वरना डेटर से 10,000 मिलने वाला है, ये तो यहीं रह गया,
इस बही खाता से डेटा 10,000 मिलने वाला, वहां नहीं उतारे तो फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में पता ही नहीं चलेगा डेटा से 10,000 मिलना बाकी है बोल के, है ना। बैंक लोन 1 लाख रुपए देना बाकी है, यहाँ लिखा हुआ है लोन 1 लाख देना बाकी 31 मार्च को। अगर इस बही खाता से लोन का हिसाब उधर नहीं लेकर गए तो पता ही नहीं चलेगा, नई बही खाता में, नया बही खाता में पता ही नहीं चलेगा कि लोन 1 लाख रुपए देना बाकी है बोल के, है ना। तो ये जो एंट्री पास होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर to bring the balances of the previous year to the current year, such an entry is called as opening। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब ईयर का पहला एंट्री। पहला एंट्री क्या होता है ईयर का, पुराने ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस सब है उसको नए ईयर में ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, राइट। अब 4-5 चीज का हिसाब है हमारे पास, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। 5 चीज का हिसाब रखें। इसमें से एक्सपेंस और रेवेन्यू का हिसाब को हम आगे लेकर नहीं जाते। नया ईयर में नया एक्सपेंसेस होगा, नया ईयर में नया रेवेन्यू होगा, ठीक है। किस चीज का हिसाब को आगे लेकर जाते हैं, सिर्फ एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का। 3 चीज का हिसाब को नेक्स्ट ईयर में लेकर जाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस को वहीं का वहीं रहने देते हैं। नया साल में नया रेवेन्यू, नया साल में नया एक्सपेंस, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री में क्या क्या आएगा, एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। क्लियर है, एज वी नो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग एंट्री होने वाला है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। क्लियर है ये, देखना देखना ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मीन्स, ओपनिंग एंट्री मीन्स the entry passed on the first day of the accounting year to bring the balances of previous year to the current year। The journal entry will be assets account debited to capital to liability। देखो समझ में आएगा नहीं इतना, क्लियर है ये। तो जर्नल्स जो है पढ़ाने वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीटेड है, राइट। एक छोटा चीज बता देता हूँ, ओपनिंग एंट्री मैं बता देता हूँ, ओपनिंग एंट्री रिपीट कर दे रहा हूँ। ओपनिंग एंट्री जो है सिंपली मीन्स द एंट्री पास्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसका नाम ही ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग वाला पहला एंट्री होगा ही जरूर। तो ईयर का जो पहला एंट्री है डेट इज ओपनिंग एंट्री। क्यों करते हैं ओपनिंग एंट्री, ताकि पुराने साल का जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको नए साल में ला सके। क्या क्या चीज का हिसाब को नए साल में लाते हैं, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी। अब हमको पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, कैपिटल लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस।
तो जर्नल के अंदर सारा एसेट को डेबिट करेंगे एक एक करके, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। एसेट इंडिविजुअली आएगा, ठीक है, कैश, बैंक, डेटर, फर्नीचर, एक एक एसेट सारा एक एक करके आएगा। एसेट टोटल नहीं आएगा, सारा एसेट एक एक करके आएगा नाम वाइज। वैसे ही लाइबिलिटी भी, जितना तो लाइबिलिटी होगा उतनी बार लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। क्लियर है ये? ठीक है, एक छोटा सा चीज जो नहीं पढ़ाया था पुराने चैप्टर्स का, एक बार बता देता हूँ, डाउट भी पूछ रहे हैं। ठीक है, नाम है फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, देखना व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट, खाली रिपीट कर दे रहा हूँ, बुक से नोट्स देख के लिख देना। ठीक है, देखना व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट। एक हम पढ़े थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन बताएगा व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऋषिका। कुछ और थोड़ा सही है वैसे, कुछ और श्रद्धा। ठीक है, और कुछ श्रेयस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खाली वर्ड छोड़ दिए, बाकी सब ठीक था। तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, 1 साल से ज्यादा में बेनिफिट्स मिलेगा। नॉर्मली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका बेनिफिट्स 12 महीना के अंदर मिलता है, खत्म हो जाता है, बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, ऐसे यूनिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें एग्जांपल तुमको दिया था एडवर्टाइजमेंट, कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किए हम, जिसका बेनिफिट मुझे सोच लो एग्जांपल के तौर पे 5 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा खर्चा को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज 2025 में अगर मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं, ठीक है, तो इसका बेनिफिट मुझे 2030 तक मिलता रहेगा, है ना। आज मैं 2025 में अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं, इसका बेनिफिट मुझे 2030 तक मिलता रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव राइज टू फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट रियल, जो काल्पनिक है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस, जो इमेजिनरी है। जैसे तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, उस पर आता है द कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस इन नेचर, डज नॉट रिजेंबल एनी पर्सन लिविंग और डेथ। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस ही है कि किसी से मैच कर रहा है, तो वरना ये कहानी जो है काल्पनिक है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, राइट। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस। तो आज मैं 2026 में बोल रहा हूं, सपोज 2026 में मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट्स होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट में किया था उसका बेनिफिट्स मुझे होने वाला है, इसका मतलब एसेट है। ये बेनिफिट कोई चीज से होगा मतलब एसेट है, लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। अगर हम ये एसेट को बेचने जाएंगे, क्या हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहीं बिकेगा? नो, इट इज नॉट सेलेबल। तो ये सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ सोचने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए एसेट है, बट रियलिटी के अंदर इसको अगर हम बेचने जाएंगे तो ये कोई एसेट नहीं है, ये बिकेगा नहीं, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, राइट। ऐसे एसेट को बोलते हैं अकाउंट्स में फिक्टिशियस एसेट। तो बेसिकली जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इट गिव राइज टू फिक्टिशियस एसेट। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस में कौन सा एसेट आता है? फिक्स्ड एसेट आता है। जैसे मैं ये कंप्यूटर खरीदा, खर्चा हुआ, कंप्यूटर खरीदने को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है बिजनेस। कंप्यूटर खरीदा, एसी खरीदा, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, खर्चा हुआ। ये कौन सा खर्चा है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुआ, राइट। सिमिलरली अगर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो इट विल गिव राइज टू फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है? गुडविल अगर हम अलग से कुछ खर्चा किए हैं गुडविल क्रिएट करने के लिए तो बोल सकते हैं जनरली, लेकिन गुडविल के लिए कोई खर्चा नहीं करते हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं लोगों को, नेम एंड फेम बनाते हैं। हाँ वो फिक्टिशियस एसेट है उसके लिए। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट काशवी क्लियर है, ये नोट्स लिख लेना कॉपी बुक से। ट्रेडिशनल पर बताएंगे, अभी एक क्लास और लगाएंगे थोड़ा क्वेश्चंस करने में। कहाँ तक किए थे देखना तो, 16 किए थे, देना 17 देना, इलस्ट्रेशन नंबर 17। 5 ही एंट्री है, फटाफट से करेंगे। बनाओ बनाओ फटाफट, जल्दी फॉर्मेट। देखो फर्स्ट एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5,000 का 10%, 500। एंट्री डेप्रिसिएशन टू, ये एक भी बुक नहीं है, एक तो मैं ले दो और। तुम भी स्ट्रेस बुक नहीं लाए हो। 8.43, 8.43 है ना, हर बेंच में एक बुक है कम से कम। देखो प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000, 5,000 का फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन 500। नरेशन नहीं लिखना अभी, खाली आंसर लिखो फटाफट। नेक्स्ट बिट नंबर 2, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने में गुड्स को यूज किए तो फर्नीचर बढ़ेगा, और गुड्स कम होगा तो परचेज कम होगा। कॉस्ट प्राइस लिखते थे, 1,500। बिट नंबर 3, रिसीव कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक। 10,000 का कमीशन मिला, पहले इतना एंट्री कर लेते हैं। 10,000 का कमीशन मिला चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 10,000 टू कमीशन, रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट। उसके बाद क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। आधा एडवांस में है, क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड। एंट्री होता है अनअर्न्ड का, इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो इनकम का नाम है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव टू अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन हम पढ़े हैं कॉपी में, यू कैन सी अनअर्न्ड कमीशन,
एंट्री होता है इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। आधा बोल रहा हूँ, मतलब 5,000। दो एंट्री होगा, एक 10,000 मिलने का और उसके बाद 5,000 का अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड करने। ठीक है, 5, सॉरी 4। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज पढ़े ये तो, आज पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। $5,000 लास्ट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज पढ़े कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट अप टू 17। ठीक है, ये जो 18 19 है ये ओपनिंग एंट्री है, होमवर्क देखना। 18 19 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 18 एंड 19 इज ओपनिंग एंट्री। और एक्सरसाइज में शुरू करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 8.57 1 से लेकर धीरे धीरे कंप्लीट करना है। जो डाउट्स है यू कैन आस्क। ठीक है, अप टू 26 सब होमवर्क है। ठीक है, ये आराम से टेक 1 वीक। ठीक है, एक हफ्ता है, हर दिन 5-7 क्वेश्चन करो, कंप्लीट हो जाएगा। जो डाउट है यू कैन आस्क। टेस्ट कब रखेंगे बोलो इसका? नेक्स्ट वीक है ना, 2 वीक का। आज कौन, हाँ तो एक्सरसाइज नहीं हो जाएगा क्या? आज वेंसडे है ना। मतलब नेक्स्ट का कितना तो नेक्स्ट है देख रहा हूँ, रुको 2 मिनट। हाँ देख रहा हूँ कितना तो नेक्स्ट है, वही देख रहा हूँ। एक ही नेक्स्ट है तो। हाँ ठीक है, 4 अगस्त। ठीक है, मंडे। इस संस्कार में एग्जाम कब है? हाँ तो ठीक है, उसके बाद है ये तो। 6, हाँ 4 नहीं 6, 2 दिन और, क्योंकि संस्कार का एग्जाम खत्म होगा 2 या 3 को, थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। 2 को ना 4 दिन मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए